जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के आज के इस क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में 11 जून 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। तो पूरे क्लास को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। अच्छा, सेशन की शुरुआत करें उससे पहले पिछले क्लास में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था। प्रश्न था कि खीचन और मेनार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, जिसे अभी हाल ही में रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। तो ये अवस्थित है राजस्थान में। अच्छा, आपको मालूम है बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 3 है। और ये चीजें हमने आपको बताया था। पहला कहां पर है? बेगूसराय में कांवर झील, और अभी 2 रिसेंटली इसमें शामिल हुआ पिछले ही साल। आपको ध्यान रखना, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो जमुई में है। अब यहाँ पर हमें आपको कमेंट करके ये बताना है कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। आप लोग सभी बताएंगे भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर से संबंधित हमारे तमाम स्टडी मटेरियल और नोट्स आदि के लिए आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बिहार के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, ये आपके लिए एकदम रामबाण साबित हो सकता है। कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ से आपकी होने वाली है। इसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के मतलब जो करंट अफेयर्स होते हैं उसका संग्रह आपको मिलता है, और उसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिपरेशन बेहतर होगी जब आप इसे परचेज करेंगे। तो ये कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा। कूपन कोड है न्यू, जिसमें आपको यहाँ पर एक्चुअल फी तो 365 है, लेकिन जब ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो महज 290 रुपये में, केवल और केवल इतने में आप हमारे तमाम मटेरियल का लाभ ले पाएंगे। अच्छा, जो भी आपका पुराना छूट चुका वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जिस तिथि से आप ज्वाइन करेंगे अगले 1 साल तक ये वैलिड रहेगा। तो आप लोग सभी जो इच्छुक हैं, बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हैं तैयारी में, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, आज के हम सेशन की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दूं, जो एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज संचालित हो रही है 71वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए, आज आपको ध्यान रखना कि 9 बजे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 मिलने वाला है। तो जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं समय पर, निर्धारित समय पे टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पर ये वाले में जो रेड आपको दिख रहा है, इसमें जाकर आपको वहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट जो मिलता है उसमें पार्टिसिपेट करना है। और जो अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर हम आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है कि पटना अवस्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 में शुरू होगा। ये बातें अभी खास करके निकलकर सामने आ रही है। अब इसी में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा है जो कि पिछले साल से संबंधित है, कि बताएं कि पिछले साल 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। जब ये खास करके लीज पर सौंपी गई थी, एक्चुअली घोषणा तो इससे बहुत पहले हुई थी, लेकिन ये 10 दिसंबर 2024 को फाइनली सौंप दिया गया। और कितने साल के लिए? ध्यान रखिए, 30 साल के लिए। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये चीजें इसी क्लास में मतलब इसी सीरीज में हमने आपको पढ़ाया था। यहाँ पर फिलहाल विकल्प नंबर बी राइट है। अब आइए इनसे संबंधित तथ्यों को हम देखते हैं। देखिए, मोइनुल हक स्टेडियम का निर्माण कार्य जो है ये अगस्त 2025 से शुरू होने की उम्मीद है, या फिर जो बातें इसमें कही जा रही है कि अगस्त 2025 से इसका नवनिर्माण का कार्य शुरू होगा। दरअसल 15 मार्च 2024 को बिहार सरकार ने मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई को दीर्घकालीन समय के लिए लीज पर दिए जाने की मंजूरी दी थी। दरअसल 15 मार्च 2024 को कुल 69 एजेंडों पर मोहर लगी थी यहाँ पर बिहार सरकार द्वारा या फिर बिहार कैबिनेट में। आपको ध्यान रखना, इसी में से मोइनुल हक से संबंधित खास करके बीसीसीआई को ये स्टेडियम दीर्घकालिक समय के लिए लीज पर देने की बात कही गई थी। कब? मार्च 2024 में, 15 मार्च को। लेकिन फाइनली 10 दिसंबर 2024 को बीसीसीआई को यह स्टेडियम 30 साल की लीज पर सौंपा गया था। और फिर मार्च 2025 में इस साल इसका डीपीआर यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। और आपको ये ध्यान रखना है, करीब 500 करोड़ की लागत से बनने वाले इस स्टेडियम का लक्ष्य 3 साल में निर्माण पूरा करने का है। और नव निर्माण के बाद यह स्टेडियम गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, और इसकी दर्शक क्षमता 40,000 होगी। ये बातें कही जा रही है, मीडिया में इस समय खबरों में है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये इंटरनेशनल स्तर का स्टेडियम बनेगा, जहाँ पर आपको खास करके कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी दिखेंगे। आईपीएल मैच का भी आप यहाँ पर आनंद ले पाएंगे। तो फिलहाल ये मतलब खास करके नवनिर्माण का मतलब जो जिम्मा है या फिर जो लीज पर एक्चुअली दिया गया है वो बीसीसीआई को दिया गया। बीसीसीआई ही इसका नवनिर्माण करेगी, एक अलग तरीके से मतलब इसका गठन होगा।
अब यहाँ पर ध्यान रखें, मोइनुल हक स्टेडियम जो है ये पटना बिहार में है। अच्छा, कई बार आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मोइनुल हक स्टेडियम से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अच्छा, इस स्टेडियम में पहली बार वर्ष 1996 में क्रिकेट विश्व कप का मैच, जो हीरो कप का मैच था, ये जिम्बाब्वे और केन्या के बीच खेला गया था। हालांकि इस स्टेडियम में 2 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वर्तमान में राकेश तिवारी है। अच्छा, क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है, आप लोग जानते हैं, इंग्लैंड को कहा जाता है। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट जानकारी फिलहाल यहाँ पर हमें नजर आती है वो आपके बीच हमने रखा है। अच्छा, दूसरा भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार को लेकर। देखिए, बिहार के किस विश्वविद्यालय को हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि नैक द्वारा ग्रेड ए प्रदान किया गया है? देखिए, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को अभी नैक द्वारा ग्रेड ए प्रदान किया गया और ये बिहार के किसी विश्वविद्यालय को लेकर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, ध्यान रखिए, अभी भागलपुर अवस्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि नैक द्वारा प्रथम मूल्यांकन चक्र में 3.08 अंक के साथ ए ग्रेड प्रदान किया गया है, जिस वजह से ये अभी हाल ही में खबरों में है। एक चीज ध्यान रखिए, जो ग्रेड मिला है ए ग्रेड, ये 6 जून 2025 को मिला है, यानी इस तिथि से अगले 5 वर्षों तक ये प्रभावी रहेगा। और ये खास करके इस तरह के पैटर्न वाले प्रश्न, किस विश्वविद्यालय को नैक की तरफ से ग्रेड ए मिला, ग्रेड ए प्लस मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान इसको रखेंगे। अच्छा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 5 अगस्त 2010 को हुई थी। लेकिन अच्छा, आपसे ये कोई पूछे कि बिहार में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो 2 कृषि विश्वविद्यालय है। एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो समस्तीपुर में है, और दूसरा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो भागलपुर में है। तो ये चीजें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। इस समय बिहार में 2 कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि एक जाना जाता है सबौर कृषि विश्वविद्यालय के रूप में और एक पूसा के रूप में। तो ये चीजें ध्यान रखिए। अब आते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट पे। देखिए, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय ये पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड में एक जगह पंतनगर यहीं पर स्थापित किया गया था, और इसका जो उद्घाटन था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, चूंकि बात यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय या फिर कृषि से संबंधित हो रही है, तो एक जानकारी आपको बता दूं कि बिहार को अब तक 5 बार केंद्र सरकार से कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। अच्छा, कृषि कर्मण पुरस्कार किसी भी राज्य को क्यों मिलता है? तो किसी भी फसल की सर्वाधिक उत्पादन के लिए, उत्कृष्ट उत्पादन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार कृषि कर्मण पुरस्कार वर्ष 11-12 में चावल के सर्वाधिक उत्पादन के लिए बिहार को मिला था। अच्छा, ये चीजें यहाँ पर भी हमने लिखा है। जो 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, जो सर्वाधिक उत्पादन के लिए राज्यों को दिया जाता है, तो पहली बार 11-12 में चावल के उत्पादन के लिए, फिर 12-13 में गेहूं के उत्पादन के लिए, फिर 15-16 में मक्का के उत्पादन के लिए, फिर 16-17 में यहाँ पर आपको दिखेगा मक्का के लिए, फिर 17-18 में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए। तो ये चीजें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए। अच्छा, चूंकि बात यहाँ पर कृषि की हो रही है, तो वर्तमान में बिहार के कृषि व स्वास्थ्य मंत्री जो है वो मंगल पांडे हैं। तो इतनी बातें फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखें। अब हम चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। तो ये तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में, अच्छा, यहाँ पर एक चीज सुधार करने की जरूरत है। ये जो डेट आपको दिख रहा है ये यहाँ पर गलत है। ये एक्चुअली होगा 15 से 17 जून। आप लोग सुधार कर लेंगे। 15 से 17 जून 2025 की यहाँ पर एक्चुअली बात हो रही है। तो 15 से 17 जून 2025 तक ये एक्चुअली पिछले साल का यहाँ पर पिछला संस्करण का डेट है। तो नया जो है 15 से 17 जून 2025 तक G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि ये कनाडा में आयोजित होगा। और आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये इसका 51वां संस्करण होने वाला है जो आयोजित होगा कनाडा की मेजबानी में। अच्छा, आपको यहाँ पर वो तमाम जानकारी मैं देने वाला हूँ। जैसे कि G7 की हम बात कर रहे हैं, G7 जिसे कि ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। ये दुनिया के 7 सबसे समृद्ध लोकतांत्रिक देशों का समूह है, जिसमें अगर हम 7 देशों की बात करें तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह से एग्जाम में किसी भी संस्था को लेकर पूछे जाते हैं, जैसे G20
G20 हो गया, G7 हो गया, मतलब कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। तो ये 7 देश इसमें शामिल हैं। और आपको ये बता दूं कि आपको ध्यान यहाँ रखना ये है कि कनाडा की मेजबानी में 51वां G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है इस वर्ष 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा में एक जगह है कानानासिकस अल्बर्टा, यहीं पर ये आयोजित किया जाएगा। और विशेष रूप से ध्यान रखेंगे ये इसका 51वां संस्करण है G7 शिखर सम्मेलन का। अच्छा, कई बार आपको ये भी पूछा जाता है कई सारे एग्जाम में किसी भी संस्था को लेकर भारत के संदर्भ में, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए बात करें तो इस प्रकार के प्रश्न ऑलरेडी पूछे हुए हैं कि इनमें से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है, जहां पर विकल्प आपको भारत भी दिखेगा। अब ये ध्यान रखेंगे कि भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है, किंतु भारत को अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। हालांकि यह पहली बार नहीं है, इस बार भी आमंत्रित किया गया कनाडा की तरफ से। यह पहली बार हालांकि नहीं है जब भारत को G7 द्वारा आमंत्रित किया गया, बल्कि आपको ध्यान रखना 2019 से ही भारत को हर साल G7 में आमंत्रित किया जाता है। 2024 में इटली में आयोजित हुआ था, वहां भी नरेंद्र मोदी गए थे, और 23 में जापान में यहाँ भी गए थे, 22 में जर्मनी, फिर उसके बाद उससे पहले 2021 में यूके, फिर 2019 में फ्रांस में भी भारत को आमंत्रित किया था। और सभी जगहों पर नरेंद्र मोदी यहाँ पर अतिथि देश के रूप में मतलब प्रतिनिधित्व इन्होंने भारत का किया था। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अगर हम देखें तो इस समय खास करके चौथे स्थान पर है, इस लिहाज से भी यहाँ पर एक देश के रूप में आमंत्रित किया जाता है। अब आपको बता दूं कि पिछले साल 13 से 15 जून 2024 तक पुलिया एक जगह है इटली में, यहाँ पर G7 का 50वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भी भाग लेने के लिए पीएम मोदी इटली गए हुए थे, जहां पर ये जॉर्जिया मेलोनी से मिले थे, आपको मालूम होगा। चलिए, भारत की अर्थव्यवस्था G7 के 6 सदस्य देशों, जिनमें कि फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और इसके अतिरिक्त जापान से ये बड़ी है। यानी कि अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, खास करके G7 के देशों की भारत से तुलना करें तो 6 देश, इनमें 7 देशों में से 6 देश जो है उसकी अर्थव्यवस्था भारत से छोटी है। मतलब केवल एक ही देश है, वो देश कौन सा है? अमेरिका, जो कि अर्थव्यवस्था में पहले स्थान पर है। अगर हम बात करें दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की, तो इसमें इस समय अमेरिका पहले स्थान पर है, चाइना दूसरे स्थान पर, जर्मनी तीसरे स्थान पर है और भारत अपना चौथे स्थान पर। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल की है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो समय दूर नहीं है, जल्द ही जर्मनी को पीछे छोड़ने वाला है। लगभग समान ही, थोड़ा सा का डिफरेंस है, और इस साल जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो ये चीजें भी हम आगे जब जानकारी आएगी तो जरूर बतलाएंगे। अच्छा, एक बात और, वर्ष 2021 में भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था, और 2025 में जापान को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो ये चीजें जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न है कि किस भारतीय शहर में हाल ही में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर बी, यानी कि ये अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये चौथा संस्करण है भारत मध्य एशिया वार्ता या फिर एशिया संवाद का। देखिए, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि भारत मध्य एशिया वार्ता की चौथी बैठक हाल ही में 6 जून 2025 को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में कहां पर आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और इस बैठक में आपको ध्यान रखना है कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था। अच्छा, इस बैठक के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और सतत विकास के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करना तथा व्यापार, परिवहन, सुरक्षा, ऊर्जा, IT, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संबंधों के सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका खास करके मूल उद्देश्य है। अच्छा, इन सारे मतलब विषयों पर यहाँ पर चर्चा तो हुई, लेकिन यहाँ पर एक चीज और हमें देखने को मिलता है कि इस संवाद वार्ता में अगर हम देखें तो पहलगाम हमले की भी निंदा की गई तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अपनाने का आह्वान किया गया। बहुत सारी आवाजें यहाँ से उठाई गई, और आपको ये ध्यान रखना है, चूंकि बात यहाँ पर पहलगाम हमले की हुई है, जो कि यहाँ पर हमने कुछ जानकारी आपके बीच रखा है, आप भूल ना जाए, कुछ प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, रिवाइज इसको कर लीजिए। दरअसल 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर भारत में अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास बैसरन घाटी पर एक आतंकवादी हमला हुआ था। आपसे घाटी
घाटी का नाम पूछा जा सकता है, जिला पूछा जा सकता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर भारत के अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास जो बेसरन घाटी, यहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ था, किस तिथि को हुआ था? 22 अप्रैल को, जिसमें 26 पर्यटकों की जान गई थी, जो कि यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे धर्म पूछकर, जाति पूछकर उनकी हत्या की गई थी। परिणाम स्वरूप भारत ने इसका कड़ा एक्शन लेते हुए 6 से 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की थी। ये भी आपको ध्यान रखना। हालांकि 1965 से अब तक भारत 11 बार पाकिस्तान के ऊपर छोटी बड़ी सैन्य कार्रवाई कर चुका है, तो ये चीज ध्यान रखिए। हमने कई बार इसको डिस्कस किया है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पहलगाम हमले को लेकर या फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो एक जानकारी विशेष रूप से आपको ये भी बता दूं, हालांकि हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर का जो लोगो है, ये ध्यान रखिएगा, ये लोगो कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरेंद्र सिंह द्वारा डिजाइन किया गया है। इस लोगो को आप लोग जानते हैं, यहां पर देख सकते हैं। इस लोगो से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। चलिए, इसको ध्यान रखना। अब यहां पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरुष शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब 7वीं बार जीता है? इस पुरुष खिलाड़ी का नाम क्या है? ध्यान रखिए, मैग्नस कार्लसन, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, देश भी पूछा जाता है। और अगर आप प्रिपरेशन में लगे हैं तो ये चीजें बेसिक सी है, कॉमन सी है। ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, नॉर्वे शतरंज 2025 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। जो इसका एजन है, ये इस्टावंगर में 26 मई से लेकर 6 जून 2025 तक आयोजित किया गया, यहाँ पर खास करके नॉर्वे में, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं, ये इस वार्षिक शतरंज टूर्नामेंट का 13वां संस्करण था, जो यहाँ पर 26 मई से लेकर 6 जून तक आयोजित हुआ। अब चैंपियनशिप में अगर हम देखें, मतलब इस प्रतियोगिता में जो खिताब हासिल किया, पुरुष वर्ग में देखें पहले, तो पुरुष वर्ग में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने अपने नाम किया, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। वहीं पर महिला वर्ग में ये खिताब यूक्रेन की अन्ना म्यूचुक ने अपने नाम किया है। ये यहाँ पर नाम आप देख सकते हैं, यूक्रेन की ये रहने वाली है। दोनों को यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से इसे देख सकते हैं। देखिए, आपको एक बात ये भी ध्यान रखना, मैग्नस कार्लसन की बात करें तो शतरंज के दुनिया में नंबर 1 खिलाड़ी, मतलब नंबर 1 पे इस समय है मैग्नस कार्लसन, और ये इनका 7वां नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब है, जो 2025 में इन्होंने अभी हाल ही में अपने नाम किया है। अच्छा, भारतीय खिलाड़ियों को लेकर इस प्रतियोगिता के संदर्भ में बात करें तो पुरुष वर्ग में भारत के डोमाराजू गुकेश तीसरे व अर्जुन एरिगेसी 5वें स्थान पर। हालांकि इस प्रतियोगिता में डोमाराजू गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हराया था, और ऐसे दूसरे खिलाड़ी बने डोमाराजू गुकेश, जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को शिकस्त दिया। हालांकि फाइनली अगर हम देखें, यहां पर ये खिताब को मैग्नस कार्लसन ने ही अपने नाम किया। तो पुरुष वर्ग में भारत के डोमाराजू गुकेश तीसरे स्थान पर रहे और अर्जुन एरिगेसी 5वें स्थान पर। जबकि वहीं पर महिला वर्ग में बात करें तो भारत की कोनेरू हम्पी ये तीसरे स्थान पर रहे। तो फिलहाल इतनी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, बात यहाँ पर शतरंज की हो रही है, तो अभी हाल ही में जो बात हम करें ग्रैंड मास्टर की, तो भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं एल आर श्रीहरि, जो कि तमिलनाडु के हैं। अच्छा, हमने कई बार आपको बोला है कि सर्वाधिक जो ग्रैंड मास्टर का खिताब है वो तमिलनाडु के ही पास है। अच्छा, तमिलनाडु से ही भारत को पहला ग्रैंड मास्टर मिला था 1988 में विश्वनाथन आनंद के रूप में, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्वनाथन आनंद से जुड़ी हुई कुछ जानकारी है, उन्हें कौन सा वर्ष किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यहाँ पर लिखा गया है। फिलहाल हम इसे स्किप करते हैं, आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, किस ग्राम पंचायत ने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? इस पंचायत का नाम क्या है? राइट आंसर है रोहिणी ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र। ये ध्यान रखिएगा, ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है रोहिणी ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि पंचायती राज मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के साथ सहयोग से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा की गई उसके उत्कृष्ट डिजिटल पहलों को, जो किसी भी पंचायती राज संस्था द्वारा किया जाता है, तो उसके उत्कृष्ट डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए ई शासन 2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के अंतर्गत एक विशेष श्रेणी की शुरुआत की है।
और इसी के तहत अभी हाल ही में जो घोषणा हुई है, आपको ध्यान रखना, इसमें स्वर्ण पुरस्कार से रोहिणी ग्राम पंचायत जिला धुले जो महाराष्ट्र की है, इसे सम्मानित किया गया। रजत पुरस्कार की बात करें तो पश्चिम मजलिसपुर ग्राम पंचायत जिला पश्चिम त्रिपुरा जो कि त्रिपुरा की है, इसे सम्मानित किया गया। जबकि जूरी पुरस्कार में हमें यहाँ पर दो खास करके पंचायत देखने को मिलता है। एक तो सूरत गुजरात का है पलसाना ग्राम पंचायत, दूसरा है केंदुझार उड़ीसा का सुवाकाली ग्राम पंचायत, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। बात यहाँ पर पंचायती राज की हो रही है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ही भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, यानी इस प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और ये प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा 24 अप्रैल 2010 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ पॉइंट है। अगला पंचायती राज प्रणाली का जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है और यह प्रश्न रिपीटेड मोड में विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहां पर वो तमाम चीजें आपके बीच हमने रखा है, विशेष रूप से ध्यान इसको रखेंगे आप लोग। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में जापानी शहर कीता क्यूशू से प्रेरित होकर इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? देखिए, जापानी शहर है एक कीता क्यूशू, इससे प्रेरित होकर अभी हाल ही में ये इको टाउन बनाने की घोषणा किसने किया है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तेलंगाना। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया है? देखिए, बात करें पर्यावरण दिवस की, इसके बारे में तो हम जानकारी पिछले क्लास में आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। कुछ चीजें यहाँ पर और हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें इस अवसर पर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया किसके द्वारा, तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु के द्वारा। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए, यहाँ पर वो चीजें हमने लिखा है कि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर राज्य की सतत पर्यावरणीय नीति और जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए धनुषकोटी में एक बड़ा फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया है। ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, इसमें अगला पॉइंट है कि यह मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, जो कि आपको ध्यान रखना है 524.7 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये ध्यान रखिए। अच्छा, फ्लेमिंगो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। दरअसल फ्लेमिंगो अभयारण्य क्या है? फ्लेमिंगो अभयारण्य एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर फ्लेमिंगो यानी कि राजहंस पक्षी सुरक्षित रहते हैं और प्रजनन करते हैं। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में ये यहाँ पर स्थापित किया गया, शुरू किया गया है। एक बात और, इस वर्ष अगर हम पर्यावरण दिवस की बात करें, ये चीजें हमने कल बताया था आपको, इस वर्ष 52वीं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जो कि अगर हम बात करें 2025 में ये प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर वैश्विक मतलब स्तर पर ये इसका मतलब जो खास करके थीम है, इसी पर ये केंद्रित है इस वर्ष 2025 में 52वें विश्व पर्यावरण दिवस की थीम। अच्छा, जिसकी मेजबानी दक्षिण कोरिया द्वारा किया गया, जो कि मुख्य कार्यक्रम जो है यहाँ पर दक्षिण कोरिया में जेजू द्वीप पर आयोजित किया गया है। अच्छा, दरअसल अगर हम बात करें इस दिवस को मनाने की शुरुआत की तो वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में अपनाया था और तभी से ये दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। हालांकि पहली बार कब बनाया गया था वो चीजें आपको हमें बताना है, हम आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में बताए हैं। अच्छा, भारत के संदर्भ में अगर उसी चीज को हम देखें तो भारत वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की थी। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न बिरसा मुंडा से संबंधित है कि बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि अभी हाल ही में मनाई गई है। निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व उनके द्वारा किया गया था? अब इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। हमने पूछा आपसे क्या है कि किस विद्रोह का नेतृत्व उन्होंने किया था दिए गए विकल्पों में से। तो राइट विकल्प जो है, राइट आंसर जो है ये है उलगुलान विद्रोह, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। 9 जून 2025 को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी व महानायक भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। देखिए, एक चीज ध्यान रखेगा कि बिरसा मुंडा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान
19वीं शताब्दी के अंत में शोषणकारी औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया और आदिवासी समुदाय के अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी थी। मुख्य रूप से इन्हें मतलब इसी रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को एक गांव है उलिहातू गांव, जो कि खूंटी झारखंड में, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और आपको ध्यान रखना है कि उन्हें धरती आबा यानी कि पृथ्वी के पिता की संज्ञा दी गई थी, इस नाम से उन्हें जाना जाता था। और इन्हीं के नेतृत्व में बात हम कर रहे हैं बिरसा मुंडा की, तो उलगुलान विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के दौरान। आपको ये ध्यान रखना, यही वो वर्ष था 1900। आपको ध्यान ये रखना है कि 9 जून को रांची जेल में हैजे के से मतलब जो पीड़ित थे, इसके कारण उनकी यहाँ पर मौत हो गई। अच्छा, यह अंग्रेजों, जमींदारों और ईसाई मिशनरियों के खिलाफ मुंडा आदिवासी का एक बड़ा विद्रोह था। बात हम कर रहे हैं उलगुलान विद्रोह की, जो कि मुंडा राज्य और स्वतंत्रता की स्थापना के लिए किया गया था। तो ये चीज समझिएगा, कई सारे विद्रोह थे जो इस दौरान खास करके मतलब संचालित हुए थे, और ये चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नजर आती है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभी हाल ही में अत्यधिक रक्त थक्के बनाने से रोकने वाला एक नैनोजाइम विकसित किया गया। ध्यान रखिएगा, अत्यधिक रक्त थक्के बनने से रोकने वाला एक नैनोजाइम विकसित किया गया है। किसके द्वारा? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि IISc बेंगलुरु के द्वारा। अच्छा, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है, ये चीजें आप लोग जरूर बतलाइएगा। आते यहाँ पर अगले प्रश्न पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 पर मोहर लगा दी गई है। अब यहाँ पर हमने पूछा है कि बताएं कि निम्नलिखित में से किस भाषा को राजभाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। देखिए इस प्रश्न को भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आप रखेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 पर राष्ट्रपति की मोहर लगी है। और ऐसे में अगर राजभाषाओं की बात करें तो इसमें अंग्रेजी शामिल है, हिंदी शामिल है, उर्दू है, भोटी एक भाषा है और पुर्गी। तो कुल मिला के विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए। चलिए 12वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर कौन है, यानी कि डिप्टी गवर्नर डैश को भी हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। और वे कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक या फिर 31 अक्टूबर 2025 तक जो भी पहले हो इस पद पर वो बने रहेंगे, सेवा देंगे। यानी कि मूलतः बात यहाँ पर यह है कि 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में अभी हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, टी रविशंकर। तो यहाँ पर आज के क्लास में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपके बीच हमने रखा। चीज़ों को इसी तरह से पढ़िए, एकदम PDF के माध्यम से भी चीज़ों को आप रिवाइज कर सकते हैं। क्लासेस को आप लोग देखते हैं और ऐसा क्या होता है कि लंबे समय तक, जैसे मान लीजिए यही क्लास चल रही है, फिर कल आएगी, परसों आएगी, इस तरह से क्लासेस बहुत होती जाती है। तो एक शेड्यूल सेट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को फॉलो कीजिए। और बाकी मंथली जो PDF आपको हम यहाँ पर इसमें देते हैं उससे रिविजन भी आप करते रहिए, ताकि जो पीछे आपने पढ़ा है वो आपका मतलब पढ़ा हुआ व्यर्थ ना जाए, आप उससे भूल ना जाए। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है करंट अफेयर्स में। आज के इस क्लास का ये प्रश्न है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, एक चीज और, जो जानकारी हमने आपको दिया था, टेस्ट सीरीज आपका आज आयोजित होने वाला 8वां पेपर, इस कोर्स में आप लोग अगर ज्वाइन नहीं किए तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर वो चीजें आपको मिलेगी। इस कोर्स की ये विशेषताएं हैं, इसी में आपका टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, करंट अफेयर्स का पैकेज भी इंक्लूडेड है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। 8वां पेपर आपको मिलेगा आज 9 बजे शाम में। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी शिकायत है, कोई भी समाधान चाहिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप में जरूर संपर्क कीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, टेलीग्राम ग्रुप एक नया बना है, आप लोग वहां पर 71वीं BPSC एग्जाम के दृष्टिकोण से उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां पर क्लिक कीजिए और सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और अपने दोस्त सहपाठी जितने भी लोग हैं आप उसे भी चाहे तो उसमें ऐड कर सकते हैं खुद से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।